ये कहानी है सीतापुर गांव की। सीतापुर गांव एक छोटा गांव था जिसमें अभी ठंड की शुरुआत हो रही थी। चारों ओर सन्नाटा था और ठंड की हवाएं घूम रही थी हल्की। ठंड शुद्ध गांव में फैल रही थी। इस गांव के किनारे पर एक प्रकृति चलने वाला चरवाहा रहता था। चल वह बड़ा ही ईमानदार था, लेकिन उसके घर खाने पीने की बड़ी समस्या थी। लालू, अरे लालू, क्या तूने खाना खा लिया? बेटा, बकरी चलने से पहले तू अपना पेट भर ले। बेटा, तूने कैल से कुछ नहीं खाया, ऐसे कैसे चलेगा? कब तक हमें भूखा रहना पड़ेगा? आज बकरियां चरने जाएंगे तो घर पेट कहीं से खाना खा लेना। माँ, मैंने खाना खा लिया है, आप चिंता मत करें, मेरा पेट भरा हुआ है ऊपर वाले में झूठ तो बोल सकता हूँ, किंतु अपनी माँ को परेशान नहीं देख सकता। अगर मैं अपने माँ को सच्चाई बताऊं कि मैंने कुछ नहीं खाया, तो उसका रोना मुझसे देखा नहीं जाएगा। अब तू ही कुछ कर ऊपर वाले। यह सब सोचकर लालू अपनी बकरियों को लेकर जंगल की ओर निकल जाता है, अपने लिए फल और सब्जी की तलाश में। लालू जंगल में इधर उधर भटक रहा था और वही लालू की बकरियां भी चल रही थी। तभी लालू की चांदियों से कुछ आवाज आती है। नील पक्षी। यह पक्षी तो बड़ा ही जख्मी है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। शायद इसको किसी ने घायल कर दिया है। इस जंगल में तो बड़े ही विशाल का जानवर है। अगर मैं इसको यहां रखूंगा तो कोई भी जानवर, क्या पक्षी को हानि पहुंच सकती है। मैं इसको अपने घर पर सुरक्षित। नील पक्षी की मदद करने के लिए लालू उसे अपने घर तक ले आता है। लालू बेटा, या तो नीलकंठ पक्षी है, इसको क्या हुआ है? कहीं तुमने इसे हानि तो नहीं पहुंचाई? रखूंगा। नहीं मन, मैंने इसको हानि नहीं पहुंचाई। ये मुझे जंगल में मिला है। अब जब तक ये सही नहीं होता, मैं इसको अपना साथ रखूंगा। यह बड़ा ही शुभ पक्षी माना जाता है। तुम्हें इसकी अच्छे से देखभाल करना चाहिए। बहुत रात हो चुकी थी, लेकिन लालू अभी तक नहीं सोया था, क्योंकि लालू को नील पक्षी की चिंता सता रही थी। तभी पक्षी के अंदर एक हलचल आती है और लालू खुश होकर बोलते हैं। वाह, ये पक्षी तो जीवित है, मेरी मेहनत सफल हुई। नन्हे पक्षी, क्या तुम अब सीखो? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। धन्यवाद मनुष्य, तुमने मेरी बड़ी मदद की है। हन लालू। नीलकंठ पक्षी, तुम मनुष्य की आवाज में बोल सकते हो, यह तो चमत्कार है। मैं इंसानी आवाज में बोल सकता हूं, क्योंकि मैं एक जादुई पक्षी हूं। और मैं यह भी जानता हूं, तुम बड़े ही परेशान हो। तुम्हारे पास कुछ खाने को भी नहीं है, लेकिन तुम बड़े ही ईमानदार हो। इसलिए मैं तुम्हें एक जादू छेड़ दूंगा, जिसे तुम भूख का पेट भर सकते हो, जरूरतमंद की जरूरत को पूरा कर सकते हो। तुम इस समय से सभी जरूरी काम कर सकते हो। लेकिन लालू, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। अगर तुमने लालच किया तो यह छद्दी तुम्हारा साथ नहीं देगी और उल्टा तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। यह छद्दी तुम्हें मुसीबत में डाल देगी, इसलिए सोच समझकर इस्तेमाल करना। नीलकंठ, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा। हमेशा इस लाठी का उपयोग अच्छे कामों में करूंगा और सब गरीबों की मदद करूंगा। तभी पास रखी लालू की छड़ी एकदम चमकदार हो जाती है और नीलकंठ पक्षी तभी गायब हो जाता है। लालू पूरी रात भर नहीं सोता और जल्दी ही सवेरा हो जाता है। अरे लालू बेटा, तू अभी तक उठा है? पूरी रात गुजर गई, लेकिन तू सारी रात जागता रहा। आखिर क्यों तू नीलकंठ पक्षी के पीछे पड़ा है? जाने देना इसे। छोड़ दे बेटा, छोड़ दे। माँ, ये कोई ऐसी वैसी छड़ी नहीं है। ये एक जादुई छड़ी है जो मुझे नीलकंठ पक्षी ने दी है, और कहा है जो भी मैं मांगूंगा, ये छड़ी मुझे सब कुछ दे देगी। आर लालू बेटा, यह सब तेरे मन का वहम है और कुछ नहीं। यह सब एक धोखा है। लालू बेटा, बड़ी देर हो गई है। या देख, सूरज सर पे चढ़ाया है। बकरियों को जल्दी लेकर चढ़ा लेने चला जा। आज घर में कुछ खाने का भी नहीं जो तुझे कुछ दे दूं। माँ, रात मुझे नीलकंठ पक्षी ने ये छड़ी दी है और कहा है ये छड़ी जब तक मेरे साथ देगी, जब तक मैं सही राह पर इसका इस्तेमाल करूंगा। और कहा है अगर मैंने इस छड़ी से कोई लालच किया तो ये छड़ी मुझे नुकसान भी पहुंचा सकती है। आर लालू बेटा, यह सब तेरे मन का वहम है
और कुछ नहीं, यह सब एक धोखा है। हा, माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मैं सच कह रहा हूं। मैं कोई झूठ नहीं बोलता। यदि तुम्हें यकीन नहीं है तो हाँ, देखो, छड़ी छड़ी, जादुई छड़ी मेरे मन के और मेरे लिए स्वादिष्ट पकवान ला। लालू बेटा, बड़ी देर हो गई है। या देख, सूरज सर पे चढ़ाया है। बकरियों को जल्दी लेकर चरा लेने चला जा। लालू बकरियां चराने जंगल की ओर निकल जाता है। धीरे धीरे ये खबर प्योर गांव में फैल जाती है और अब शुद्ध गांव में सिर्फ लालू की ही बात होती रहती है। लालू पूरे गांव की मदद करता है। लालू भैया, मेरे बच्चे कर से भूखे हैं। मैंने सुना है आपकी छड़ी खाना देती है। मेरे भूखे बच्चों का पेट भर दो। छड़ी छड़ी, इस बच्चे के लिए खाना निकाल। लालू भैया, आपने मेरे बच्चों का पेट भरा है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आप बड़े ही ईमानदार हो और नेक भी। नहीं नहीं बहन जी, यह तो मेरा कर्तव्य है। आप धन्यवाद बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करे। यह छड़ी जितनी मेरे लिए असर है, उतनी ही आपके लिए। हमने सुना है गांव में एक व्यक्ति जादू करता है। जो सिपाही उसे जादूगर को पकड़कर लाएगा, हम उसे सोने की अशर्फियों से नवाज देंगे। मुझे आज ही वह जादूगर महल में चाहिए। तभी कुछ सिपाही जादूगर को पकड़ने गांव की ओर निकल जाते हैं। पूरे गांव में ढूंढने के बाद भी लालू कहीं नहीं मिलता। तब कुछ व्यक्तियों से पता चलता है कि लालू जंगल की ओर बकरियां चला रहा है। अरे देखो देखो यार, जादूगर पकड़ा गया। रे जादूगर, आज तो तेरी खैर नहीं। राजा साहब ने तुझे महल में बुलाया है। आज तो नहीं बचेगा। क्या तू झूठा जादू करता है या गांव वालों का पागल बनता है? नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोलता। ये जादुई छड़ी मुझे एक नील पक्षी ने दी है। मैं भूखों का पेट भरता हूं और गरीब की मदद करता हूं। राजा साहब को कोई गर्लफ्रेंड हुई है। मैं किसी को परेशान नहीं करता। बस बस चुप कर। अब हमारे साथ महल में चल। बाकी सच्ची तो राजा खुद देख लेंगे। हेलो, तुमने तो मुझे खुश कर दिया इस जादूगर को पकड़कर। आओ आओ जादूगर, तुम्हारा इंतजार था। हमने सुना है तुम जादू करते हो, तो आज अपना ये जादू हमें भी दिखाओ। जादुई छड़ी महाराजा के लिए खाना प्रकट कर। वाह, तुमने खाना तो प्रकट कर दिया, लेकिन हमने कुछ और भी देखा है। हाँ, तो बहुत छोटा जादू है। अब तुम हमें इस मिट्टी के बर्तन को सोने में बदल कर दिखाओ। लेकिन याद रखना, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो इसका मतलब तुम झूठे हो। किंतु महाराज, यह तो असंभव है। यह छड़ी भूखों का पेट भरने के लिए है। लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं एक बार कोशिश करता हूं। छड़ी इस मिट्टी के बर्तन को सोने में बदल दे। लालू जैसे ही अपनी छब्बी को जमीन पर रखता है, राजा की महल में कंपन शुरू हो जाता है और राजा के महल में दरार पड़ जाती है। पूरा गांव यह मंजर देखने आया था और सब देखकर हैरान हो जाते हैं और सब चिल्लाने लगते हैं। या क्या? ये कहानी है किशनपुर गांव की। किशनपुर गांव में एक मदन लाल नाम का व्यक्ति रहता था। मदन लाल खेती बाड़ी करता और गाय भैंस पालता, जिसका दूध निकलकर मदन लाल गांव में बेचा करता था। गाय के दूध से ही मदन लाल का घर चल रहा था। मदन लाल अपने जीवन जैसे तैसे चला रहा था। एक दिन मदन लाल जंगल में घास लेने के लिए जाता है। और इतनी गर्मी हो रही है जिसके कारण जंगल का सारा घास भी जल गया। जंगल में कहीं भी घास नहीं है। अब ना जाने गाय के लिए घास कहाँ से आएगा। यदि आज गाय के लिए चरा लेकर नहीं गया तो गाय दूध नहीं देगी। मदन लाल घास की तलाश में दूर जंगल तक भटकता रहता है, लेकिन मदन लाल को कहीं घास नहीं नजर आ रहा था। तभी कुछ ही देर बाद मदन कुछ आगे चल देता है। आगे चलते चलते मदन को नदी के किनारे थोड़ा सा घास नजर आता है। आज के लिए इतना ही घास काफी है। इतना घास ले जाऊंगा तो कम से कम मेरी गाय कुछ तो दूध देगी। बड़ी मुश्किल से इतना घास मिला है, लेकिन ना जाने कब का क्या होगा। मदन लाल जल्दी जल्दी उसे घास को काट लेता है और जितना कितना होता है मदन उसका लेकर घर की तरफ आ जाता है। मदन लाल घर आने के बाद अपनी पत्नी को खाने के लिए कहता है। भाग्यवान, जल्दी से खाना ले आओ।
बड़ी ही भूख लगी है। सारे जंगल में कहीं भी घास नहीं मिल रहा। सारे जंगल में ढूंढकर यहाँ इतना सा घास लाया हूं। सुखाने के कारण जंगल का सारा खेत जल गया है। खेत में कहीं भी घास नहीं मिल रहा। हाँ, लाती हूँ खाना। काम धाम तो कुछ करते नहीं हो, जब देखो खाना खाना। आखिर कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? तुम्हें इस काम से जब कुछ पड़ता नहीं आता तो यह काम छोड़ क्यों नहीं देते? जाकर मजदूरी क्यों नहीं करते? तुमसे अच्छा तो वह किशन है, उसने अपनी पत्नी को इस करवे पर भी सोने का हर दिलाया है, और तुम हो 1 सदी तक नहीं दिला सकते। मदनलाल अपनी पत्नी की बातें सुनकर बिना खाना खाए वहां से बाहर की तरफ चला जाता है और जाकर अपनी गाय को चरा डालने लगता है। अरे मेरी प्यारी गाय, आज तेरे लिए घास थोड़ा कम है, लेकिन तू नाराज मत होना। कल तेरे लिए जंगल से जाकर अच्छा घास लेकर आऊंगा। तभी कुछ ही देर बाद गांव की चाची भी मदनलाल के पास दूध लेने के लिए आ जाती है। मदनलाल, दूध निकाल लिया हो तो मुझे दे दो, जल्दी से दे दो, घर में मेहमान भी आने वाले हैं। लेकिन चाची, मैंने तो अब तक दूध नहीं निकाला है। वह क्या है ना, जंगल में आजकल घास नहीं मिलता। घास ढूंढते ढूंढते ही शाम हो जाती है। आप कुछ देर रुको, मैं अभी गाय का दूध निकाल लेता हूँ। अच्छा ठीक है, अब तक नहीं निकाला है तो निकाल लो, मैं तब तक यही बैठी हूँ। इतना बोलकर मदनलाल अपने गाय का दूध निकालने लगता है। उसके बाद मदनलाल दूध चाची को देने लगता है। चाची अपना दूध लेकर गांव की तरफ निकल जाती है। मदनलाल भी दूध की बाल्टी लेकर अपने घर में जैसे ही घुसता है, लो भाग्यवान, यह बाल्टी धोकर रख दो और मेरे लिए कुछ खाने का ले आओ। आज भी बाल्टी में दूध नहीं है, रोज रोज सारा दूध देकर आ जाते हो। प्रभु, मेरा तो जीवन खराब हो गया। इस व्यक्ति ने मेरा जीवन नष्ट कर दिया है। इसे बेहतर होता कि मैं खुद ही कामा कर खा लेती। मदनलाल अपनी पत्नी की बातों पर ध्यान नहीं देता और चुपचाप अपना खाना खाने लगता है। खाना खाकर मदनलाल सो जाता है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, एफआईआर से वही लड़ाई झगड़े कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। मदनलाल लड़ाई झगड़ों से तंग होकर एक दिन जंगल की तरफ चला जाता है और जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और कहाने लगता है। रोज रोज की लड़ाई झगड़ों से मैं तो तंग आ गया हूँ। जंगल में घास नहीं मिलता, गाय दूध नहीं देती और मेरी पत्नी है कि मुझे रोटी देने के लिए तैयार नहीं होती। इस लड़ाई झगड़े से बेहतर है कि मैं कुछ और ही काम कर लूं। आज मैं भी नदी पर मछली पकड़ाने जाता हूं। वैसे भी प्रतिभा को मछली बहुत पसंद है। मछली खाएगी तो खुश हो जाएगी। मदनलाल जल्दी से नदी की ओर निकल जाता है और रास्ते से घास भी देखता है, क्योंकि मदनलाल की गाय भी भूखी थी। मदनलाल जंगल से अपने गाय के लिए बहुत सा घास इकट्ठा करता है। बिना कुछ खाए पिए मदनलाल नदी की या मछलियां पकड़ने चला जाता है। सुबह से शाम तक मेहनत करने के बाद मदनलाल के जाल में सिर्फ कुछ ही मछलियां आती हैं और वह उन्हें घर लेकर चला जाता है। प्रतिभा आज तो बड़ी ही खुश हो जाएगी, उसकी पसंदीदा मछली जो लाया हूं। प्रतिभा, जरा बाहर तो एक देख, आज मैं तेरी पसंदीदा मछलियां लाया हूं। सुबह से या मछलियां पकनाने में लगे हो, कुछ पैसे तो तुम्हें कमाने नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मुझे इस करवे पर साड़ी चाहिए, लेकिन तुम हो कि तुम्हें तो काम करना ही नहीं है। भाग्यवन, इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए मैं मछली लाया था और तुमने वह भी फेंक दी। सुबह से शाम तक तुम्हारे लिए मेहनत करता हूं और तुम हो कि हर वक्त गुस्सा ही करती रहती हो और मुझ में पर चिल्लाती रहती हो। अब बहुत हो गया। मैं अपने मायके जा रही हूं और अपने बच्चों को भी अपने साथ ले जाऊंगी। तुमने हमारा जीना हराम कर दिया है। नहीं प्रतिभा, ऐसा मत करो। तुम घर छोड़कर मत जाओ। अगर तुम घर छोड़कर चले जाओगे तो बच्चों का क्या होगा? वाह, सब मैं नहीं जानती, तुम्हारे बच्चे तुम ही संभालो। आज मैं रुकने वाली नहीं हूं। जब से तुम्हें जेल रही हूं, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई। तुम्हारी वजह से मेरा कोई भी शौक पूरा नहीं हुआ। आज मैं अपने मैके जा रही हूं। प्रतिभा, ऐसा मत करो। आज दिन बुरे हैं,
कल अच्छे भी जरूर आएंगे, तो मैसेज घर छोड़कर मत जाओ। प्रतिभा रुक जाओ, प्रतिभा मेरी बात तो सुनो, रुक जाओ। प्रतिभा रुक जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। प्रतिभा आखिर तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? प्रतिभा मेरी बात तो सुनो। प्रदीप फारूक जाओ। मदनलाल अपनी पत्नी को रुकाने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन प्रतिभा है कि रुकने का नाम नहीं लेती। वह गुस्से में इतनी थी कि उसने मुड़कर भी नहीं देखा और मदनलाल को उसके हेल पर छोड़कर चली जाती है। लेकिन मदनलाल की पत्नी उसकी एक बात नहीं सुनती और गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है। इस तरह दोनों की लड़ाई होकर दोनों का जीवन खराब हो जाता है। प्रतिभा अपने घर चली जाती है और बच्चे भी घर में ऐसे ही रह जाते हैं। ये कहानी है मणिपुर गांव की। मणिपुर गांव में दो भाई रहते थे जिनका नाम योगेश और जोगेश था। दोनों सब्जी बेचने का व्यापार करते थे। अपने खेत में सब्जी लगाते, उसके बाद बाजार में जाकर बेचकर अपना घर चला रहे थे। सब्जी ले लो, सब्जी ताजा और मीठा सब्जी मेरे खेत में लगा हुआ कद्दू है। ले लो भाई, ले लो, एकदम सस्ते दाम लगाऊंगा। मेरे पास आओ, एकदम अच्छी और ताजी सब्जी दूंगा। दोनों भाइयों की एक एक बेटियां थी जो जवान हो चुकी थी। दोनों की बेटियां बड़ी ही सुंदर और सुशील थी, लेकिन योगेश की बेटियां बड़ी ही चालाक थी। एक दिन योगेश की पत्नी अपने पति से कहती है, ए जी जल्दी उठी, देखिए क्या वक्त हो गया है और आप अब तक खेत नहीं गए। तुम्हारा भाई जाकर सारी सब्जी भी ले आया होगा। जाओ जल्दी जाकर सब्जियां ले आओ, फिर बाजार में भी तो भेजने जाओगे। आर भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? और तुम्हें तो पता ही है मेरी बुद्धि का। मेरी बुद्धि बड़ी तेज है। तुम देखना, उसे योगेश से पहले मैं सब्जी ले आऊंगा और बाजार में भी उसे पहले सारी सब्जी बेच दूंगा। इतना बोलकर जोगेश अपने खेत की तरफ चला जाता है और जाकर अपने भाई से कहने लगता है, अरे योगेश भाई, क्या तुमने सब्जी काट ली है? हाँ भाई, मैं तो सब्जी काट ली है भाई। बाजार चलता हूँ, बाजार जाकर सब्जियां बेच दूंगा। अरे हाँ हाँ योगेश भाई, तुम्हें क्या बताऊं, रात से मेरी कमर में बड़ा ही दर्द है और सर्दी से बुखार भी चल रहा है, जिस कारण मैं खेत में नहीं आ सका। मेरी बड़ी ही तबीयत खराब है। तुम एक काम क्यों नहीं करते, अपनी सब्जियां मुझे दे दो, या सब्जियों में जाकर बाजार भेजाऊं और तुम तब तक और सब्जियां काट कर ले आना। और वैसे भी तुमने भेजी, मैंने बेची, एक ही तो बात है। योगेश बिना कुछ कहे अपने भाई की सब्जी की टोकरी उठा लेता है और लेकर बाजार की तरफ निकल जाता है। योगेश जाकर वह सब्जी बाजार में बेचनी शुरू कर देता है। उधर योगेश को खेत में काम करते दोपहर हो जाती है। योगेश खेत में काम करते हुए सोचता है, मुझे नहीं लगता अब बाजार में कुछ बिक्री हो पाएगी, क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा हो गया है। क्यों न मैं गांव-गांव जाकर सब्जी बेचे? हाँ, या बिल्कुल सही रहेगा, मुझे गांव-गांव जाकर ही सब्जी बेचनी पड़ेगी, तभी मुझे कुछ अच्छे धनराशि मिलेगी। योगेश खेत से सब्जी कटकर गांव में बेचने के लिए चला जाता है और आवाज देकर सबको बुलाने लगता है। सब्जी ले लो, सब्जी ताज़ा और एकदम फ्रेश सब्जी, बिना किसी केमिकल के बनी सब्जी ले लो। भैया गोभी क्या भाव दे रहे हैं? 1 किलो गोभी कर दो, लेकिन मैं 5 रुपए किलो ही लूंगी। सब्जी नहीं नहीं बहन जी, 5 किलो आप कुछ नहीं आता, तुम्हें तो पता ही है कितनी महंगाई हो गई है। देख लो भैया, आपकी मर्जी है। अच्छा ठीक है, दे देता हूँ, लेकिन बहन जी मुझे इसमें कुछ भी नहीं बच रहा। लौकी कैसे दे रहे हो भैया? लौकी वो 20 रुपए किलो है, लेकिन लौकी एकदम ताजी और अच्छी है। यहाँ देखो बहन जी कितनी अच्छी। 20 रुपए किलो नहीं, नहीं मैं 20 रुपए किलो नहीं लूंगी, मैं तो 10 रुपए ही लूंगी। वैसे भी मैंने बाजार से सब सब्जियां खरीद ली है। क्या 10 रुपए किलो? नहीं नहीं बहन जी, 10 रुपए किलो नहीं, मैं सिर्फ 15 रुपए किलो ही दे सकता हूँ। आप आए हैं सिर्फ इसीलिए ले रही हूँ, नहीं देनी है तो रहने दो, मैं सब्जी नहीं लूंगी। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो 10 रुपए किलो दे देता हूँ। वैसे भी अब दिन ढलने ही वाला है, मुझे घर भी जाना है। योगेश अपनी सारी सब्जी बेचकर अपने घर की तरफ चला जाता है।
तभी योगेश की पत्नी अपने पति से कहने लगती है, खाना खा लीजिए, मैंने आपके लिए आज पनीर बनाया है। आज आपका मनपसंद खाना बनाया है। आज तो आप ज़्यादा खाएंगे। और हाँ, आज तो आप बड़े ही देर से आए हैं। क्या बात है, आज आप बड़े ही थके हुए भी लग रहे हैं। हन भाग्यवान, जल्दी से खाना ले आओ, बड़ी ही भूख लगी है। सुबह से कुछ नहीं खाया और पूरा दिन हो गए कम करते करते। योगेश और उसकी पत्नी खाना खाकर आराम करने लगते हैं। दोनों कुछ ही देर बाद सो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन सुबह योगेश अपनी बेटी से कहता है, राधा बिटिया, सुबह सुबह मंदिर जा रही हो। मंदिर जा रही हो तो मेरे लिए भी प्रसाद लेती आना। बड़े दिन हो गए प्रसाद नहीं खाया। अब हमारी राधा बिटिया बड़ी हो गई है। आपको राधा के लिए कोई अच्छा रिश्ता तलाश करना चाहिए। राधा की शादी हो जाएगी तो हम भी अपनी जिम्मेदारी से आज़ाद हो जाएंगे। माँ, आप कैसी बातें करती हैं? मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, मैं आपके साथ ही रहूंगी। हाँ भाग्यवान, तुमसे ही कहती हो। मैं भी राधा बिटिया के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढता हूँ। और वैसे भी मैं चल ही जाकर पंडित जी को बोला था। पंडित जी कोई अच्छा रिश्ता होगा तो हमें जरूर बताएंगे। अच्छा ठीक है पिताजी, अब मैं मंदिर होकर आती हूँ। इतना बोलकर राधा मंदिर की तरफ चली जाती है और मंदिर में जाकर आरती करने लगती है। कुछ ही देर बाद गांव के पास का एक राजा आकर मंदिर के बाहर रुक जाता है। न जाने प्रतापगढ़ जाने वाला रास्ता कहाँ से जाएगा, यहाँ पर कोई है भी नहीं जिससे मैं मालूम कर लूं। तभी कुछ देर बाद राधा भी मंदिर से आ जाती है। राधा जैसी ही राजा के पास आती है, राजा कुंवर सिंह राधा से बोलने लगते हैं, लड़की सुनो, प्रतापगढ़ जाने वाला रास्ता कौन सा है? मुझे प्रतापगढ़ जाना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे प्रतापगढ़ कौन सा रास्ता जाएगा। अरे हाँ हाँ, प्रतापगढ़ भी चले जाना। पहले यह तो देख लो कि मैं भी मंदिर से आ रही हूँ, आकर आरती तो ले लो। ठीक है, पहले आरती ले लेता हूँ। या लो, मैंने इतने बड़े हो गए हो, लेकिन इतना भी मालूम नहीं कि आरती नीचे उतर कर ही लेनी चाहिए। जब तक नीचे नहीं आओगे, मैं तुम्हें आरती छूने तक नहीं दूंगी। आरती ले ली है। अच्छा, नीचे ही आकर लेनी पड़ेगी। तुम तो बड़ी ही चालाक लड़की हो। पहले रास्ता नहीं बताओगे, आरती देकर ही मानोगी। राजा घोड़े से नीचे उतरकर आरती लेने लगते हैं। आरती लेने के बाद राजा राधा से बुलाने लगते हैं, अच्छा, अब तो बता दो, प्रतापगढ़ जाने वाला रास्ता कौन सा है? मुझे प्रतापगढ़ का रास्ता नहीं पता। कब से तुमसे पूछ रहा हूं, लेकिन तुम हो कि बताने का नाम ही नहीं ले रही। प्रतापगढ़ जाना है तो किसी और से पूछो। मुझे तो पता ही नहीं कि प्रतापगढ़ है कहाँ। मैं तो आईसी गांव की ही लड़की हूँ और मैं तो कभी गांव से बाहर भी नहीं गई हूँ जो मुझे पता होगा कि प्रतापगढ़ किधर है। अच्छा ठीक है, अब हथो रास्ते में से मुझे घर भी जाना है, वैसे ही बड़ी देर हो गई है। तभी राधा के पिताजी भी साधु बाबा से मिलने के लिए आ जाते हैं। उधर योगेश की पत्नी भी अपने पति से बोलती है, मैं मंदिर जा रही हूँ, कुछ पैसे चढ़ाकर आऊंगी तो आपका काम और भी अच्छा चलेगा। और वैसे भी आजकल आपको रोज मुनाफा हो रहा है। हाँ हाँ भाग्यवान, चली जाऊं मंदिर, लेकिन 10 रुपए से ज्यादा साधु बाबा को देने की जरूरत नहीं है। इतना खर्चा करोगी तो घर कैसे चलेगा? इतना बोलकर योगेश की पत्नी भी साधु बाबा के डेरे की तरफ चली जाती है और रास्ते में जाते हुए योगेश की पत्नी को राधा राजा के पास खड़ी हुई ही नजर आती है। या देख, योगेश की पत्नी राधा को चुपके चुपके देखने लगती। अच्छा, तो यह करने आती हो तुम? यहाँ मंदिर के बहाने से रोज ईसा से मिलने आती हो? आज चिल्ला चिल्ला कर सारे गांव को बुलाऊंगी। यह लो, आ गए तुम्हारे पिताजी भी। देख लो तुम्हारी बेटी क्या कर रही है। मंदिर के बहाने ईसा से मिलने आती है तुम्हारी बेटी। जी, आप क्या बोल रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस लड़की से सिर्फ रास्ता पूछ रहा था। कौन शादी करेगा अब इसे? सारे गांव में हमारी नाक कटा दी। कोई अब शादी नहीं करेगा। सारी उम्र ऐसे कवारी बैठी रहेगी। एक राधा तुम्हारी
मैं तो पहले ही कहती थी तुमसे जल्दी इसका विवाह कर दो। हाँ ठीक है, मैं इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूं। मैं इस लड़की से विवाह करूंगा।